जमाना बदलता है रंग कैसे कैसे। मौलाना फजलुर रहमान को बेनजीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी के लोग मौलाना डीजल क्यों कहते थे। आज की इस वीडियो में हम आपको मौलाना फजलुर रहमान की सियासी जिंदगी, सियासी बसीरत और सियासी तौर पर जो उन्हें मौलाना डीजल का खिताब दिया जाता है और आज तक इमरान खान उन्हें मौलाना डीजल का ताना देते हैं, इस हवाले से आगाह करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पॉटलाइट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। 4 से 5 ऐसे सवालात हैं जो कि आज की इस वीडियो में उठाए गए हैं और उन 4 से 5 सवालात का आपको जवाब दिया जाएगा, जायजा पेश किया जाएगा। उम्मीद है कि इस जायजे को आप मनफी और मस्बत तासुर दिए बगैर सुनेंगे और इस जायजे को आप अपनी राय से भी बदल सकते हैं। पहला सवाल ये कि मौलाना फजलुर रहमान की वालिद साहब के जमाने से कुर्सी के लिए सियासत किस तरह से बेनकाब हुई। मौलाना फजलुर रहमान का वालिद मोहतरम मौलाना मुफ्ती महमूद साहब कैसे वजीर आला बने थे और मौलाना फजलुर रहमान को बेनजीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी के लोग मौलाना डीजल क्यों कहते थे। क्या आपको पता है कि 2008 में मौलाना को डेरा इस्माइल खान से शिकस्त हुई थी। मौलाना ने जरदारी से अपना रास्ता अपने किस मुतालबे के ना मनवाने पर अलग किया। सबसे पहले बात करते हैं 1980 से शुरू होने वाले इस मामले की, जब उन्हें मौलाना डीजल कहा गया। मौलाना डीजल किन वजूहात की बिना पर कहा गया, सबसे पहले वो बात करते हैं और उसके बाद बाकी तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे और बात शुरू करेंगे 1964 के सदारती इंतखाबात की, क्योंकि ये बात जानने के लिए लोग बहुत बेचैन हैं कि उन्हें मौलाना डीजल क्यों कहा जाता है और उन्होंने किस तरह से कितने दौरे किए और कितने हुकूमती पैसे खर्च करवाए। बेनजीर भुट्टो ने मौलाना को खारजा उमूर की कमेटी का चेयरमैन बना दिया था। उमूर खारजा की अलिफ बे से नवाकिफ मौलाना ने जिस तरह इसका इस्तेमाल किया, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मौलाना ने 1994 में सिर्फ 1 माह के अरसे में बेइंतहा दौरे किए, जिस पर हुकूमत के 6,35,000 रुपए से ज्यादा खर्च हुए। मौलाना फजलुर रहमान को मौलाना डीजल भी कहा जाने लगा क्योंकि बेनजीर भुट्टो की हुकूमत के दौरान मौलाना बेनजीर भुट्टो से डीजल अफगानिस्तान भेजने के लिए परमिट लिया करते थे। ये भी वजह है कि बेनजीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी के लोग अपनी निजी महफिलों में उनको मौलाना डीजल कहा करते थे। सबसे बड़ी और बुनियादी वजह तो ये कही जाती है। अब बात करते हैं उस सियासी हिकमत अमली की जो कि मौलाना फजलुर रहमान और इनके वालिद की जानिब से अपनाई गई। जनरल अयूब खान का 1964 में सदारती इंतखाबात का मुकाबला मोहतरमा फातिमा जना से था और मुल्क भर में इत्तफाक़ राय ये था कि अगर अयूब खान ओहदे से अलहदा होकर सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे तो हार जाएंगे। आइन के तहत सदर ममलिकत के ओहदे पर रहते हुए अयूब खान दोबारा सदर ममलिकत बनने के लिए इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते थे। अलबत्ता 2/3 अक्सरियत की हिमायत से आइन में तरमीम करके वो इस आइनी पाबंदी को तरमीम के जरिए खत्म कर सकते थे। अयूब खान को ऐवान में 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए जिन 2 वोटों की जरूरत थी, उनमें 1 वोट मौलाना मुफ्ती महमूद का भी था। मौलाना मुफ्ती महमूद ने अयूब खान को वोट दिया और बाद में इतराज करने वालों को बताया कि अगर अयूब खान सदारत छोड़कर इंतखाबात लड़ते तो मोहतरमा फातिमा जना जीत कर पाकिस्तान की सदर बन जाती और इस्लामी नुक्ता निगाह से औरत का सरबराह मुमलिकत बन जाना जायज नहीं है। 1970 के इंतखाबात में मौलाना मुफ्ती महमूद की जमात जमीयत उलमा इस्लाम ने सरहद, जो कि मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा है, उस असम्बली में 4 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की और एक गैर जमहूरी मुतालबा पेश किया कि वो ऐसी जमातों की हमायत करेंगे जो उन्हें सरहद का वजीर आला बनाएंगी। गौर तलब बात यह है कि उस वक्त सूबाई असम्बली के कुल अराकीन की तादाद 40 थी और 4 अराकीन के साथ मुफ्ती महमूद वजीर आला बनने का मुतालबा कर रहे थे। उस वक्त अवामी नेशनल पार्टी का नाम नेशनल अवामी पार्टी था। गफ्फार खान भी जिंदा थे और वली खान भी, मगर सियासी हालात की वजह से मुफ्ती महमूद का मुतालबा मानने पर मजबूर थे, लिहाजा मुफ्ती महमूद वजीर आला बन गए। जनरल ज़ियाउल हक ने 1977 में हुकूमत पर कब्जा किया तो उसने पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की जमातों को हुकूमत में शमूलियत की दावत दी तो जमीयत उलमा इस्लाम ने इसको कबूल कर लिया और इसके 3 वजीर जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत में शामिल हो गए। मुफ्ती महमूद की 1980 में वफात के बाद जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत के मामले पर झगड़ा हो गया और जमीयत के 2 ग्रुप बन गए, जिसमें से एक के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान बने और दूसरे ग्रुप के सरबराह मौलाना समीउल हक बने।
جنرل ضیاء الحق کے 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں بھی جمعیت علماء اسلام فے نے حصہ لیا، جبکہ اس وقت کی بڑی سیاسی جماعتوں نے اس میں حصہ نہیں لیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے والد مولانا مفتی محمود کی سنت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 1994 میں بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی سے اتحاد کر لیا اور ایک عورت کی حکومت کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس کے اتحادی بھی بنے۔ اب وہی بات آتی ہے جب انہیں خارجہ امور کی کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا تھا۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت کے دوران مولانا بے نظیر بھٹو سے ڈیزل کو افغانستان بھجوانے کے لیے پرمٹ لیا کرتے تھے، اور اتنے پرمٹ لیتے تھے کہ بعض دفعہ پرمٹ دینے والوں کو اور سگنیچر کرنے والوں کو حیرانگی ہوتی تھی کہ اتنے پرمٹ، اور وہ بھی ایک وزیر لے رہا ہے۔ خارجہ امور کی کمیٹی کا چیئرمین اتنے پرمٹ کیوں لے گا؟ اسی وجہ سے انہیں مولانا ڈیزل کہا جانے لگا۔ پرویز مشرف کی سیاسی غلطیوں کے دوران ہی 2008 کے انتخابات ہوئے۔ اس انتخابات میں متحدہ مجلس عمل کا شیرازہ بکھر چکا تھا، جسے MMA کہا جاتا ہے۔ لہٰذا علاوہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے متحدہ مجلس عمل کی کسی جماعت نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا، چونکہ 2008 میں مولانا کی جماعت جمعیت علماء اسلام فے کو فوجی قیادت کی مدد بھی حاصل نہیں تھی، اس لیے مولانا فضل الرحمان کو قومی اسمبلی کی 7 اور صوبائی میں خیبر پختونخوا میں 14، بلوچستان میں 10 اور پنجاب میں صرف 2 نشستیں ملیں۔ شاید بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہو کہ 2008 میں مولانا کو ڈیرہ اسماعیل خان سے شکست ہوئی تھی، جو ان کی آبائی سیٹ ہے۔ مولانا بنو سے کامیاب ہوئے تھے۔ اگرچہ مولانا کی جماعت 2008 کے انتخابات میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہ کر پائی تھی، مگر مسلم لیگ نون کی حمایت ختم ہونے کے بعد پیپلز پارٹی کو حکومت قائم رکھنے کے لیے آصف زرداری اور مولانا کی دوستی بہت کام آئی۔ مولانا نے نہ صرف 2008 میں قائم ہونے والی پیپلز پارٹی کے اتحادی بن گئے، بلکہ کشمیر سے متعلق خصوصی کمیٹی کے چیئرمین شپ بھی حاصل کر لی۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے تو وہ کچھ نہ کر سکے، لیکن اس چیئرمین کے ذریعے اپنے معاشی معاملات بہتر کرتے رہے۔ وہ، ان کے بھائی اور ان کی پارٹی کے ممبران حکومت کے اتحادی ہونے کے ناطے تمام مراعات بلکہ کچھ زیادہ ہی حاصل کرتے رہے۔ بلوچستان کا ہر ممبر تو وزیر تھا، لہٰذا جو حاصل نہ ہوا وہ کم ہو گیا۔ مولانا فضل الرحمان کی سیاسی چالوں کا تو ہر کوئی معترف ہے۔ 2010 میں اسلامی نظریاتی کونسل کی چیئرمین شپ کے حصول کے لیے مولانا نے متحدہ مجلس عمل کی بحالی کا ڈرامہ رچا کر کامیابی سے مولانا شیرانی کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کی چیئرمین شپ حاصل کر لی۔ مولانا فضل الرحمان کبھی تو کشمیر کونسل کے چیئرمین رہے اور کبھی یہ گلگت بلتستان کی گورنرشپ کا مطالبہ کرتے رہے، لیکن ان کے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ جب کشمیر کونسل کے چیئرمین بھی رہے تو انہوں نے کشمیر کے لیے کیا کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے واقعتاً کوئی کام کیا؟ کیا ان کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ یہ اپنے آپ کو اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر گردانے، اور کیا ان کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ اپنی سیاسی جماعت کو اسلام کے نام پر چلائیں؟ یقیناً نہیں، کیونکہ ان کے دل میں وہ تمام درد موجود نہیں ہے جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے درد موجود ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اقتدار کو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں استعمال کیا، بلکہ انہوں نے اپنے اقتدار کے لیے استعمال کیا۔ مسلمان تو کیا انسان بھی کہلانے کا مستحق نہیں جس کی ہمدردیاں فلسطینیوں کے ساتھ نہ ہوں؟ روہنگیا مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر تو نہ تڑپے اگر دل تو وہ دل نہیں پتھر ہوگا۔ شام اور یمن میں مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے قتل عام پر نمناک نہ ہو تو مسلمان کی آنکھ نہیں ہو سکتی، اور وہ پاکستانی نہیں جو افغانستان کی بدحالی سے پریشان نہ ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ یقیناً یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ارشاد ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، لیکن یہ بھی تو اسی نبی مہربان کا فرمان ہے کہ تم سے پہلے اپنے گھر اور اپنے دائرہ اختیار کا پوچھا جائے گا۔ پھر کیا یہ حقیقت نہیں کہ اپنا پاکستان کچھ حوالوں سے شام ہے تو کچھ حوالوں سے فلسطین، کچھ حوالوں سے ایتھوپیا ہے تو کچھ حوالوں سے روہنگیا؟ ہمارا اپنا مقبوضہ کشمیر 70 سال سے ہندوستان کے زیر تسلط ہے۔ ہم اس کو تو آزاد نہیں کرا سکے، لیکن ہم کبھی فلسطین تو کبھی عراق کی آزادی کا بیڑا اٹھائے پڑتے ہیں۔ اپنے ملک میں لاکھوں لوگ بھوکے سوتے ہیں، کروڑوں غربت سے نیچے زندگی گزارتے ہیں، لیکن ہم عرب و عجم کی لڑائیوں کو اپنے گھر کے اندر لے آتے ہیں۔ پاکستان میں بھی شام کی طرح مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان کا قتل روز کا معمول بن چکا ہے، لیکن اس کا حل نکالنے کی بجائے ہم شام، ایران، عراق اور سعودی عرب کی لڑائیوں کو اپنے گھر میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ میری اس بات کا اشارہ کس جانب ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم
अपने पाकिस्तान की सड़कों को सिर्फ इसलिए बंद कर देते हैं कि हमें जाती मफाद और इमदाद चाहिए होती है। फाटा गिलगित बल्तिस्तान के पाकिस्तानियों को उनके बुनियादी इंसानी और आईनी हुकूक तो नहीं दिलवा सकते, लेकिन अपनी सड़कों को कभी बर्मा तो कभी चेचनिया की खातिर बंद करते रहते हैं। यूं तो पूरी पाकिस्तानी कौम और क़यादत का बहसीयत मजमूई ये रवैया है, लेकिन मजहब के नाम पर सियासत करने वाले बाज रहनुमाओं ने तो इस रविश को मुस्तकिल धंधा बना रखा है और इस बात का इशारा किस जानिब है आप बखूबी समझते हैं। जो कश्मीर कौंसिल के तो चेयरमैन रहे, लेकिन कश्मीर कौंसिल के बारे में कभी भी बात नहीं की जा सकी, कश्मीर की आजादी पर भी कोई बात नहीं की जा सकी। अपनी सियासी दुकान चमकाते रहे। वो कभी ये नहीं देखते कि उनकी इस रविश का पाकिस्तान को फायदा होगा या नुकसान, बल्कि ये भी नहीं देखते कि जिस खित्ते के मुसलमानों के नाम पर वो ये सब कुछ कर रहे होते हैं उनको कोई फायदा भी पहुंचेगा या नहीं। वो बस ये देखते हैं कि कौन सा इशू होगा कि जिस पर वो पाकिस्तान के सादा मुसलमानों के जज्बात से खेल सकेंगे। चंद दिन इससे सियासत करके पाकिस्तान के दुश्मनों में इजाफा कर लेते हैं और फिर उसे बुलाकर नए इशू की तलाश में लग जाते हैं। आज अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान पर जो गैर मामूली आलमी दबाव है, हकीकत में इसके जिम्मेदार बाज रिटायर्ड जर्नैल और यही लोग हैं। ये मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना समीउल हक और काजी हुसैन अहमद मरहूम थे, जिन्होंने दिफाए पाकिस्तान को छोड़कर दिफाए अफगानिस्तान कौंसिल बनाई थी और उसकी आड़ में वो अफगानिस्तान से हमदर्दी रखने वाले पाकिस्तानी मुसलमानों के जज्बात से खेलते रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने तो धमकी दी थी कि अगर अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो वो अमेरिकी बहरी बेड़े को बहीराए हिंद में डिबो देंगे। फिर वो अमेरिका अफगानिस्तान पर हमलावर हुआ, उसकी ईंट से ईंट बजा दी। तब उन्होंने दिफाए अफगानिस्तान कौंसिल को MMA में बदलकर उसके नाम पर इक्तदार हासिल किया। ना MMA के किसी लीडर ने अपने बच्चे को अफगानिस्तान भेजा और ना ही किसी ने अमेरिकी बेड़े का कुछ बिगाड़ा। इन मुजाहिरों की वजह से पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुंचा। हजारों पाकिस्तानियों के बच्चे अफगानिस्तान में लुक्माए अजल बने और ये साहिबान पे खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरान बस बनकर 17वीं आईनी तरमीम के जरिए परवेज मुशर्रफ की हुक्मरानी को सनद जवाज फराहम करते रहे। फिर उन्होंने इराक के नाम पर दुकान गिरम कर दी और पाकिस्तान के दुश्मनों में खातिर खा इजाफा किया। सद्दाम हुसैन और मुअम्मर कज़ाफी तो बाज लीडरों के जाती मोहसिन थे, लेकिन आज कोई सद्दाम का नाम लेता है और ना ही कज़ाफी का। जो कुछ करना था अमरीकियों ने कर लिया, लेकिन आज जो रविश मुसलमानों में पाकिस्तानियों में पैदा हो चुकी है, इस रविश की जिम्मेदार कौन है? इस रविश की जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? कोई भी इस रविश की जिम्मेदारी कबूल नहीं करेगा और शायद आज कोई ये बात मानने को भी तैयार नहीं होगा कि मौलाना फजलुर रहमान ने डीजल के परमिट लिए थे। और आज शायद ये भी बात कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि एक इस्लामी जमात ने एक खातून रहनुमा के लिए 30 लाख रुपए हासिल किए थे कि उस खातून रहनुमा को हम सदारत की कुर्सी पर नहीं आने देंगे। उसके खिलाफ बातें की जाने लगी और उसके खिलाफ वो बातें भी सामने आने लगी जिनका उस खातून से कोई ताल्लुक भी नहीं था। वो खातून मुल्क की वजीर आजम भी बनी, लेकिन उसको कामयाब वजीर आजम नहीं बनने दिया गया और उस खातून वजीर आजम के दौर में ही कमेटी के चेयरमैन भी रहे। हम किस बंद गली की जानिब जा रहे हैं कि हमें अपने आकाओं और हमें अपने रहनुमाओं के सियासी और समाजी हालात का इल्म तक नहीं होता। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए।